हाँ बदतमीजी क्यों कर रहे हो? और एंटीबॉडी कौन सी होगी? तो बी ब्लड ग्रुप इसके पास जाएगा तो उसकी एंटीबॉडी इसके ऊपर अटैक कर देगी, मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड नहीं दे सकता। बी वाले के पास एंटीबॉडी होगी ए, और ए वाले के पास एंटीजन होगा ए, तो ए वाला बी के पास नहीं जा सकता। ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीबॉडी ही नहीं है, चाहे ए जाए चाहे बी जाए चाहे ओ जाए। ओ इज द यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन ही नहीं है। और ये याद रखना, जो डोनर है उसका हम क्या चेक करेंगे? एंटीजन। और जो रिसीवर उसका क्या चेक करेंगे? अच्छा, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है कि ए बी नेगेटिव? और ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर। आर एच, अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो आर एच पॉजिटिव, और अगर एब्सेंट है तो आर एच, मतलब मेरे पास अगर एंटीजन ए है और एंटीजन आर एच है तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा? और एंटीबॉडी बी है तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बता सकते। अगर एंटीबॉडी ए है तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा? सही में, क्योंकि जैसा एंटीजन और उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी। चलो भैया ठीक है। एक केस था आर एच एंटीजन का, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। क्या बोलते हैं? बैच कोड वगैरह सही पढ़ा था? ध्यान नहीं दिया, दे लो भैया ध्यान। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस पढ़ाया था क्या ये? ठीक है। असल में ये केस है एक हेडिंग के अंतर्गत, जिस हेडिंग का नाम है आर एच इनकम्पेटिबिलिटी। क्या कहते हैं इसको? देखो, कंपैटिबिलिटी का मतलब जानते हो? किसी चीज से सामंजस्य बिठाना, मतलब एकदम कंपैटिबल होना, मतलब एकदम किसी से कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना होना, उसको बोलते कंपैटिबल। जैसे हम और आप आपस में कंपैटिबल हैं, लेकिन अभी हमारी और आपकी आपस में इनकम्पेटिबिलिटी हो जाए तो हम आपको मारेंगे, आप क्लास में शोर मचाएंगे। दिस इज द इनकम्पेटिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, कंपेटिबिलिटी का मतलब है आपस में एकदम बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है। अब कोऑर्डिनेशन खराब हो जाना, यार हिंदी वर्ड नहीं पता तो नहीं पता, सीधी बात है, हम इंग्लिश और बताते रहेंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कंपेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है कोऑर्डिनेशन खराब हो जाए, मतलब कोई दिक्कत आने वाली है। मतलब आरएच की वजह से हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। हाँ या ना? अब उस आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का एक एग्जांपल है जिसका नाम क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। क्या नाम है भैया? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। अब देखो बच्चा सामने, क्या होता है इसका मतलब? नाम पकड़ो, बायोलॉजी में काम खत्म। एरिथ्रो माने क्या होता है? आरबीसी। जो फर्स्ट थॉट में आया करे बोल दिया करो। फीटस माने क्या होता है बच्चा? मतलब फीटस। फीटस की दोनों स्पेलिंग सही है, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों हर जगह अप्लाई होती हैं। ब्लास्ट माने क्या होता है? हाँ, फट जाना, ब्लास्ट हो जाना, दग जाना। मतलब बच्चे की आरबीसी का फट जाना कहलाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। मैंने कुछ पढ़ाया तो नहीं ना अभी? अबे बच्चा, फीटैलिस की, बच्चे की आरबीसी का फट जाना, बच्चे की आरबीसी का ब्लास्ट हो जाना, ये क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। अब हमें पढ़ना ये कि ऐसा क्यों होता, कैसे होता, ये दो चीजें पढ़नी, क्यों होता और कैसे होता। मतलब इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। देखो, ये केस क्या होता है? केस ये होता है, ये लाखों में एक आध कोई केस बनता है कि बच्चे की आरबीसी बस्ट आउट हो जाती है, वो भी किस एंटीजन की वजह से? आरएच एंटीजन की वजह से। तो उस केस में बच्चे की आरबीसी बस्ट आउट हो जाती है तो ब्लड लॉस होगा, तो एनीमिया होगा, और बहुत सीवियर केस होगा तो जॉइंटिस होगा, और अगर कंट्रोल नहीं हो पाया तो बंदा, मतलब बच्चा निकल लेगा। हाँ या ना? तो अभी हमें ये पढ़ना है कि हम कैसे इसको करा सकते हैं। बचाए कैसे सकते हैं वो भी बताएंगे, अभी करा कैसे सकते हैं ये देखो। तो जो मदर है, अगर ऐसा हुआ तो मैंने बताया नॉर्मल केस नहीं है, हमें ये कराना है, कराने के लिए जो कंडीशन लगेगी हम वो लगाएंगे। अगर ऐसा हुआ, कैसा हुआ बेटा, कि मदर के पास जो है वो मदर आरएच निगेटिव थी। क्या थी? मतलब चाहे ब्लड ग्रुप ए हो, चाहे ब्लड ग्रुप बी हो, चाहे ब्लड ग्रुप ए बी हो, चाहे ओ हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि ए पॉजिटिव है कि ए निगेटिव है। निगेटिव, हाँ है ना? मदर कैसी है? आरएच निगेटिव। ध्यान से समझना, जो पहला बच्चा था, फर्स्ट फीटस, वो है आर एच पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये कराना है तो वो बच्चा होना चाहिए कैसा है? आर एच पॉजिटिव। यार कॉमन सेंस है, मदर निगेटिव बच्चा पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव आर एच एंटीजन कहां से आया है? फादर से। इसका मतलब फादर कैसा था?
बोल भाई। आर एच, नहीं सर, आर एच निगेटिव होगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। हाँ, ऐसा तो किसी के दिमाग में नहीं कि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है, ये तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव ही बचा। अरे ये दिस इज एंटीजन, हाँ है ना, यहाँ पे एंटीजन एब्सेंट और यहाँ पे एंटीजन आ गया। इसका मतलब ये जो इसके पास आया है एंटीजन वो कहाँ से आया है, फादर से। तो ये ऐसा केस होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस में जिसमें मदर निगेटिव होती है और फादर पॉजिटिव होता है, और फादर से वो जीन किस में आ जाता है, मदर सॉरी बच्चे में, किस में आ जाता है, बच्चे में। तो देखो ये कंडीशन है, मदर निगेटिव, फादर का कहीं नहीं जिक्र है, लेकिन आप समझदार हैं कि अगर मदर निगेटिव है बच्चा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहाँ से आया है, फादर से। अब देखना ध्यान से, ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम, कौन सा टाइम बेटा, पार्चुरेशन के टाइम, डिलीवरी के टाइम, बड़ा ही कम्बरसम प्रोसेस होता है, खतरनाक प्रोसेस होता है। उस टाइम पे मदर से भी ब्लीडिंग होती है और कभी कभी बच्चे से भी ब्लीडिंग होने लगती है। पहले सुनो, बर्थ से पहले क्या होता है, बर्थ से पहले जब बच्चा यूट्रस में रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा यूट्राइन लाइफ। क्या बोलते हैं, इंट्रा माने अंदर, यूट्राइन माने यूट्रस, यूट्रस के अंदर उसकी जिंदगी गुजर रही तो उसको क्या बोल दिया, इंट्रा यूट्राइन लाइफ। तो बच्चे का ब्लड और मदर का ब्लड दोनों आपस में अलग अलग रहते हैं पूरे टाइम, 9 महीने 8 महीने 7 महीने जितना टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में बच्चे का ब्लड और मदर का ब्लड कभी आपस में मिलते नहीं है। वहां पे क्या होता है, बैरियर, जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। आपको ये तो पता ही होगा कि खाना जो है मदर से ही बच्चे के अंदर जाता है, तो और खाना ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, ब्लड। लेकिन ऐसा नहीं कि माँ का ब्लड बच्चे के अंदर डायरेक्टली एंटर कर जाएगा, नहीं, बीच में लगा है बैरियर। बैरियर में क्या होगा, चीजों का सिर्फ डिफ्यूजन होगा, चीजें इधर से उधर जाएंगी। मान लीजिए ऑक्सीजन मदर से बच्चे के अंदर जाएगी और बच्चे के अंदर से निकल के कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, मदर के अंदर। बात समझ में आ रही है। तो वहां पे बच्चे का और मदर का ब्लड मिक्स नहीं होता है, लेकिन डिलीवरी के दौरान बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और मदर का ब्लड तो लॉस होता ही होता है, साथ में बच्चे का भी ब्लड लॉस हो जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब जब बच्चे का, अब ऐसा तो है नहीं जैसे मान लो दिस इज द मदर, दिस इज द बच्चा, यहाँ पे कट लगा, यहाँ पे कट लगा हल्का सा, और ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स हुए, तो इसका कुछ निकल के इसमें जाएगा और इसका कुछ निकल के, नहीं सर, जब तक इंजेक्शन से पूरा ब्लड भर के मदर के अंदर नहीं जाएगा ऐसा थोड़ी ना हो सकता। एक ब्लड की सेल भी चली जाए वही बहुत है। बात समझ में आ रही है। तो ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम क्या होता है, दोनों के ब्लड क्या हो जाते हैं, मिक्स। मिक्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमने आधा लीटर मदर का ब्लड लिया, आधा लीटर बच्चे का ब्लड लिया, मिक्स कर दिया 1 लीटर ब्लड बन गया, वो मिक्सिंग नहीं है। मिक्सिंग का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत टच हो जाना। तो अच्छा, इससे होगा क्या, बच्चे के अंदर से, बच्चे के पास कुछ ज्यादा है कि मदर के अंदर कुछ ज्यादा है, अरे बच्चे के अंदर कुछ ज्यादा है। ये आर एच एंटीजन सिर्फ किसके पास है, मदर के पास, वो आर एच एंटीजन नहीं है। ये अगर आर एच एंटीजन उठ के कहां चला गया, मदर के ब्लड से जब मिक्स हुआ तो ये आर एच एंटीजन किसके अंदर चला गया होगा, मदर के अंदर। और जिन चीजों के साथ हम पैदा हुए सिर्फ वही हमारी, बाकी सब हमारे दुश्मन। तो मदर की बॉडी के अंदर जैसे ही आर एच एंटीजन जाएगा तो मदर की बॉडी उसके खिलाफ क्या बना लेगी, एंटीबॉडी। क्या बना लेगी, बात में कोई मत पूछना, अभी पूछ लेना जितने तरीके से पूछना है। मदर के पास आरएच एंटीजन नहीं था, बच्चे के पास आरएच एंटीजन था। आरएच एंटीजन जैसे ही मदर के अंदर गया तो मदर की बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने उसको ब्लड डोनेट किया, डोनेट तो किया नहीं है कि जो उसके अंदर क्लंपिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा। वो 2-4 आरएच एंटीजन पहुंचे होंगे, मदर के अंदर बनी हुई एंटीबॉडी ने उन 2-4 आरएच एंटीजन को मार दिया, मदर को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस वजह से मदर के अंदर बन क्या गई, आरएच एंटीबॉडी। पहला क्वेश्चन, आरएच एंटीबॉडी मदर के अंदर क्यों बनी, किससे बनी, फर्स्ट चाइल्ड क्योंकि आरएच पॉजिटिव था, इस वजह से मदर और दोनों का ब्लड मिक्स हुआ ड्यूरिंग पार्चुरेशन या ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। उस टाइम पे क्या हुआ, मदर के अंदर क्या बन गई, आरएच एंटीबॉडी। समझ गए बात, इतनी बात समझ में आई। सर कहाँ आरबीसी तो बस्ट ही नहीं हुई क्या। अच्छा, मदर का ब्लड अगर बच्चे से ब्लड से कनेक्ट हो रहा होगा तो कोई दिक्कत हो रही होगी क्या, नहीं हो रही होगी। पूछो कैसे, इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, इसके पास कोई एंटीजन है क्या, नहीं है, तभी तो निगेटिव है। और इसके पास है तो मदर के अंदर क्या बन गई, एंटीबॉडी। पहले बच्चे की डिलीवरी होगी, मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बात करते दूसरे की, पहले बच्चे को मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ, मतलब ये जो केस है ये पहले बच्चे के लिए है कि दूसरे बच्चे के लिए, ए दीदी, दीदी हमें देखो। अब सेकंड फीटस आया, अगर ऐसा हुआ, देखो सारी कंडीशन हमें वही लेके आनी है जिससे ये काम हो। अगर ऐसा हुआ कि जो दूसरा बच्चा है वो भी आरएच पॉजिटिव निकला, कैसा निकला, अच्छा मदर के अंदर तो एंटीबॉडी बन चुकी, सेना तैयार है। अब देखना, अब मान लो दोबारा ऐसा हो, पहले तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि दोनों का ब्लड लॉस हो, सिर्फ मदर का होता है कभी कभी, ठीक, खैर अब फिर भी ऐसा होना चाहिए कि दोनों का ब्लड लॉस हो, दोनों का ब्लड मिक्स हो। अब दोनों का ब्लड जब मिक्स होगा तो मदर के ब्लड में कौन है,
आर एच एंटीबॉडी, ये आर एच एंटीबॉडी निकल के अगर बच्चे के ब्लड में चली गई, नाम क्या है, आर एच एंटीबॉडी, किसके खिलाफ अटैक करेगी, आर एच के खिलाफ। मदर के पास तो आर एच था ही नहीं ना, तो मदर को नुकसान नहीं हुआ, बच्चे के पास आर एच है, अरे भैया आर एच पॉजिटिव भर भर के आर एच है, ये आर एच एंटीबॉडी किसके ऊपर अटैक कर देगी, आर एच एंटीजन के ऊपर, और आर एच एंटीजन और आर एच एंटीबॉडी का अटैक होगा, आपस में लड़ाई होगी, और इससे क्या हो जाएगा, क्लंपिंग, और आरबीसी हो जाएगी बस आउट, हो गया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, और आरबीसी बस्ट आउट होगी, इसको हम बोलते हैं ब्लड लॉस, ब्लड लॉस को अंग्रेजी में बायोलॉजी में बोलते हैं एनीमिया, और एनीमिया ब्लड कम तो जॉइंटिस, पीलिया, अरे हाँ या ना, और नहीं पकड़ पाया तो मौत, क्लियर बात। तो देखो कंडीशंस क्या क्या हैं सर, अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, अगर माँ आर एच पॉजिटिव होती तो कुछ ऐसा होता, तब कुछ भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि माँ भी आर एच पॉजिटिव, बच्चा भी आर एच पॉजिटिव, तो ये उधर से उधर जाता, बराबर कहानी। सर अगर माँ आर एच पॉजिटिव होती और बच्चा आर एच निगेटिव होता, तब आर एच एंटीजन माँ के अंदर जाता, और भैया बच्चा आर एच निगेटिव एंटीजन जाता ही कैसे, बच्चे के अंदर आर एच एंटीजन होता ही नहीं। सर अगर दूसरा बच्चा, ये सारी कंडीशन सेम होती, लेकिन दूसरा बच्चा आरएच निगेटिव होता, तब माँ के अंदर से एंटीबॉडी जाती, तो बच्चे को कोई नुकसान होता नहीं होता। हमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस करानी है तो फादर पॉजिटिव मदर निगेटिव, पहला बच्चा भी पॉजिटिव, और उस पहले बच्चे के पॉजिटिव एंटीजन निकलेंगे, मतलब आरएच एंटीजन निकलेगा, वो मदर के अंदर जाएगा, तो मदर के अंदर क्या बन जाएगी, आरएच एंटीबॉडी। मदर को कोई नुकसान होगा नहीं, क्योंकि मदर का ब्लड तो आरएच निगेटिव था, लेकिन दूसरे बच्चे की डिलीवरी के दौरान दोनों का ब्लड अगर मिक्स हुआ तो वो एंटीबॉडी कहां चली जाएगी, दूसरे बच्चे के अंदर, नाम है आरएच एंटीबॉडी, तो अटैक किसके ऊपर करेगी, आरएच के ऊपर, जिससे क्या हो जाएगा, क्लंपिंग और आरबीसी बस्ट आउट, और आरबीसी बस्ट आउट नाम होया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये जॉइंटिस कराता है, पहले एनीमिया, फिर जॉइंटिस, फिर डेथ, कहानी हो गई। एनीमिया मतलब ब्लड लॉस, ब्लड कम हुआ तो पीली पड़ जाओगी, पीली मतलब पीलिया, पीलिया मतलब जॉइंटिस, और जब ब्लड ज्यादा लॉस हो गया तो खत्म, समझ गए। अब मान लो हमें पता था कि फादर पॉजिटिव है मदर नेगेटिव है, पहला बच्चा पॉजिटिव है, हम चाहते हैं कि दूसरा बच्चा अगर हमारा पॉजिटिव हो तो वो बेचारा मरे ना, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, जैसे ही मदर के अंदर थोड़ी बहुत एंटीबॉडी बन रही होंगी, तुरंत उस टाइम पे क्या लगा दो, एंटीबॉडी मारने वाला कोई इंजेक्शन। सर बाद में लगा दें, जब हमें पता चला दूसरा डिलीवर होने वाला है, तब एंटीबॉडी पूरी सेना बन गई होगी, तब थोड़ी मार सकते हो। अभी शुरुआत, अभी दो चार एंटीबॉडी बनी होंगी, उन दो चार को मार दो। तो हमें किसको मारना है, आरएच एंटीबॉडी, तो इसके खिलाफ कुछ लगाना पड़ेगा। खिलाफ की अंग्रेजी क्या होती है, एंटी, किसके एंटी, आरएच एंटीबॉडी, तो नाम क्या हो जाएगा, एंटी आरएच एंटीबॉडी इंजेक्शन। क्या नाम होता है बेटा, एंटी आरएच एंटीबॉडी इंजेक्शन। सर इतना बड़ा नाम हम कैसे याद करेंगे, अबे सिर्फ इतना ही याद करना, एंटी आरएच एंटीबॉडी के खिलाफ, हाँ है ना। अब ये कब लगाओगे, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, या ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ सेकंड चाइल्ड, आफ्टर डिलीवरी ऑफ सेकंड चाइल्ड, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। मैं तो कहूंगा जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, हाँ या ना, तो जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, हाँ या ना। अब देखो एक मिनट रुक जाओ ना, अच्छा पूछो। हमको कैसे पता चला क्या है, अरे एक मिनट, एक का डाउट क्लियर कर दें पहले, बताने दो उसको क्या हुआ। अच्छा, जैसे हमें पता चलेगा अगर बच्चा पॉजिटिव है मदर निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है अगर वो हो रहा है ब्लड लॉस, तो उसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी ही बनेगी, ब्लड चेक करना पड़ेगा, हाँ तो कुछ नहीं होगा। ऐसे फालतू घटिया सवाल मत पूछा करो। फादर, मैंने बोला ये कंडीशन करानी है, कराना ही कराना, अगर फादर निगेटिव मदर भी निगेटिव, तो बच्चा कहां से पॉजिटिव लाओगे बे, हाँ नहीं तो। अब सुनो, सीधा क्वेश्चन, सीधा स्टेटमेंट एकदम। क्वेश्चन आपसे तीन प्रकार का पूछेगा, कि फर्स्ट चाइल्ड को कि सेकंड चाइल्ड को, कि अच्छा क्वेश्चन बोलते हैं इसको सेकंड चाइल्ड को। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछेगा, तो ये पूछेगा कि किस वजह से, पहले चाइल्ड की वजह से कि सेकंड चाइल्ड की वजह से, एंटीबॉडी किस वजह से बनी मदर के अंदर, और मरेगा कौन, दूसरा चाइल्ड। ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा सबसे घटिया क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, वो यही दोनों टाइप के हैं, अगर आपको आता है तो घटिया, नहीं आता तो बेहतरीन क्वेश्चन। ये वो ये पूछेगा कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, मतलब कंडीशन देगा, चार ऑप्शन देगा, हो सकता है पहले ऑप्शन में ये लिख दे, दूसरे ऑप्शन में कुछ और कर दे, तीसरे ऑप्शन में कुछ और कर दे, चौथे में कुछ और। तो सीधी सी बात है, सब कुछ भूल जाओ, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। अब हमें सीधा क्वेश्चन सही करना है। तो घर में सबसे ज्यादा निगेटिव बातें कौन करता है,
अरे नेगेटिव बात इन द सेंस वाली नेगेटिव नहीं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, वो नेगेटिव नहीं। बेटा खाना खा लेना, तबीयत खराब हो जाएगी, ख्याल रखना अपना, तुम दूर जा रहे हो थोड़ा सही रिक्शे सही से बैठना। डरा डरा कौन रहता है, मम्मी ना। तो मम्मी नेगेटिव, बाकी सबके सब पॉजिटिव। ठीक, मम्मी नेगेटिव, बाकी सारे के सारे सब पॉजिटिव, तो माता जी नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। ऐसे याद कर लो सीधा, इससे ज्यादा इजी तरीका कोई नहीं हो सकता। बात समझ में आई? सीधा स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे कंडीशन क्या है, मदर नेगेटिव फादर पॉजिटिव, पहला बच्चा पॉजिटिव दूसरा बच्चा भी पॉजिटिव। पहला बच्चा नॉर्मल होगा, दूसरा बच्चा एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाएगा। हाँ या ना? इसकी वजह से मदर के अंदर क्या बनी, एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी सॉरी फादर फादर, हाँ 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 हाँ, अरे हम अपने हिसाब से चल रहे, देखा थोड़ी मैंने। इसकी वजह से मदर के अंदर क्या बनेगी, एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी आ जाएंगी सेकंड चाइल्ड के अंदर, और ये बेचारा हो जाएगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। समझ गए? ठीक है, छापो। ये तुम दोनों बहनें हो क्या? दोनों खड़ी मतलब बैठे रहो। तुम दोनों बहन हो? लास्ट सीट गर्ल्स, तुम और तुम, पानी वाली लड़की, दोनों बहन हो? सच में? बचपन से साथ में घूमती हो? ठीक है, पढ़ो पढ़ो। मैं सुबह से देख रहा हूँ, मैं इधर देखता हूँ, अच्छा ये अभी इधर बैठ गई क्या, फिर इधर देख, अच्छा ये अभी इधर बैठ गई। मुझे लग रहा सीट चेंज कर रही है, एक ही लड़की है, दो बार सीट चेंज कर रही, कभी इधर जा रही कभी इधर जा रही। क्या हो गया? सही है। ओ, तो बता, कल एक तो मूवी रिलीज हुई थी, और कोचिंग वालों ने फ्री में दिखाई थी। हाँ सही में, पूरा रिवीजन हो गया रामायण का। आज क्यों जाएंगे यार, एक दिन दिखाया। फर्स्ट शो देखा जाता है, मतलब फर्स्ट डे देखा जाता है कि फ्री का मतलब फर्स्ट डे तो दिखाओ कम से कम, फर्स्ट शो नहीं देख सकते हम लोग क्योंकि पढ़ाना रहता है। पूरी रामायण रिवाइज। हाँ, क्या? कैसी लगी? अबे रामायण की, उसको बुरा कौन बोलेगा, पागल है क्या? मूवी थोड़ी थी वो, पूरे रिवाइज कराया, अच्छा है। कहानी तो अब तुम पूछो कहानी कैसी सर, जैसी चली आ रही सदियों से वैसी ही थी। वीएफएक्स अच्छे थे। नहीं अच्छी थी, मतलब अच्छी, अब कहानी को खराब कौन बोलेगा, पागल है क्या? थोड़ा और डिटेल दिखानी चाहिए थी, इतना तो मुझे पता ही था। हाँ हाँ, मुझे तो वो भी पता जो उसने दिखाया नहीं। अब जैसे वो क्या नाम है, जब हनुमान जी वो लेके जाते हैं, आ, वो पर्वत लेके जाते हैं, तो जब वो अयोध्या से गुजरते हैं, तो वहां पे उनके भाई राम जी के भाई जो भरत जी हैं, वो उन पे बाढ़ मार देते हैं कि पता नहीं यहाँ गिरा है। ये मूवी नहीं दिखाया। अब मैं क्लेम करूंगा दिखाना चाहिए था तुमको। पैसा, पैसा बर्बाद का हुआ, मेरा थोड़ी था। कोई बात नहीं, फ्री में था। अरे फ्री की थी यार। वैसे रात खराब करके ना भी आता, लेकिन वही बात है, यूपी वालों को फ्री में जहर दे दो खा जाए। हाँ है ना? नहीं बेटा, वो कहेगा टिकट दिखाओ, मेरे पास टिकट ही नहीं, कंप्लेन कहाँ से करूंगा। एक चीज नहीं मालूम पड़ी कि जैसे जब पहले ये पता था कि राम जी जब उनके पास जाते हैं, वानर सेना के जो मुख्य अध्यक्ष थे, सुग्रीव, हाँ हाँ, सुग्रीव नहीं सुग्रीव, तो वो पहले से उनकी पत्नी ऑलरेडी गायब हो रखी होती हैं। उनका भाई वो क्या नाम है, उनके राज्य पे, बाली, वो नहीं पता था मुझे। हाँ कौन है? आ रहा है, लिखो लिखो लिखो। हम्म, मैंने बताया 1 लाख में कोई एक केस ऐसा होता है। उस केस में भी अगर
फादर भी निगेटिव मदर भी निगेटिव तो कुछ नहीं हो सकता। फादर निगेटिव मदर पॉजिटिव तब भी कुछ नहीं होगा। पहला बच्चा निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तब भी कुछ नहीं होगा। ये कंडीशन चाहिए ही चाहिए अगर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस करानी है तो। बच गए, समझ गए? हाँ सर। जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आया था किसी छोटी सी किताब में, लिखा है कि ये जो मतलब नीट में नहीं आया था कि एंटी आरएच एंटीबॉडी किसको लगाते हैं, मदर को, फादर को, पहले बच्चे को, दूसरे बच्चे को? पक्का ना? ठीक है। नीट में आया नहीं बट आ सकता है, मतलब इतना घटिया क्वेश्चन नहीं आएगा, बात नहीं। अरे मालिक सुनो। अरे वाह, तुम्हें तो इंडियन टीम में होना चाहिए। लिख लिया? चलो ठीक है। हाँ, क्या नहीं समझ में आ रहा पूछो। चश्मे का पावर बढ़ाओ। अरे ये लिख लो यार, कंडीशंस करके लिख देना, क्वेश्चन यही आएगा। लेकिन ये कंडीशन करके जरूर लिखना, क्वेश्चन यही आएगा। तुम लोगों को मॉड्यूल मिल गया नया? मुबारक हो। न्यूरल केमिकल मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी इसी में देती। इधर सन्नाटे में। कौन सा? इम्फाइसिमा वाला? अभी 2 मिनट का काम है। मैं करा दूंगा। और तुम जानते हो भगा सकता नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे भगाना आता नहीं, भगाऊंगा नहीं। अरे यार पीवाईक्यू मिल जाए ना ये किसका, हाँ हाँ 2020। क्वेश्चन सुनना आराम से, खुद ले आए। वो मिलेगी। अरे बता देते, मैं उठा लाता। क्वेश्चन सुनो। विद द फॉलोइंग कंडीशन कॉजेज एर्थोपैथ फीटलिस। क्वेश्चन चारों ऑप्शन सुनना, उसके बाद मुझे आंसर चाहिए। कंडीशन पूछ रहा है, 2020 का नीट का क्वेश्चन है। कह रहा मदर आरएच नेगेटिव फीटस आरएच पॉजिटिव। पहला क्वेश्चन और स्टेटमेंट गलत क्यों, सही तो है। उसने कहा लिखा फर्स्ट और सेकंड, मदर आरएच नेगेटिव और क्या नाम है फीटस आरएच पॉजिटिव, सही बात तो है। गलत कैसे हो गया, बोथ मदर एंड फीटस आरएच नेगेटिव, बोथ मदर फीटस आरएच पॉजिटिव, मदर आरएच पॉजिटिव फीटस आरएच नेगेटिव। स्टेटमेंट फर्स्ट। एक ही क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में, लेकिन इससे एक दो क्वेश्चन और आ चुके हैं। ये कहाँ है, लाओ ना यार।
एक क्वेश्चन और है, erythroblastosis fetalis can be avoided by administrating anti-RH antibodies to the fetus। अच्छा ठीक है, और था इसमें क्या? तुम लोग पहले ही लगा चुके हो, पढ़ाया भी नहीं। डोनर एक्स एंड रेसिपिएंट वाई, ये कहाँ, उससे कहाँ क्वेश्चन है? ये वो क्वेश्चन थोड़ी। अब तुम्हें भी वॉमिटिंग आ रही, किसका कॉल है? दिखाओ, जाओ मैं बात कर ले रहा, बैठो जाकर सीट पे, जाओ जाओ जाओ, विधायक बन जाओ तुम। सुबह सुबह कॉल आ रहा है, अब पापा का ही नंबर था, नाम खाली पापा का था। चल भैया आगे चलते हैं, आ जाओ। बेटा अपनी औकात ना भूलो, लिमिट में रहो। हाँ, मुझे मजबूर मत किया करो कि मैं टीचर वाले रूप में हूँ। ऐसे पढ़ाता हूँ, पढ़ाने दो। अपनी अम्मा के सामने ऐसे बोल लोगे जैसे यहाँ बोल रहे हो, या बहनों के सामने बोलोगे? हाँ, या तो दम है, खड़े होके बोल के दिखाओ एक बार फिर, कोई भी हो। कौन बोला था? पता सबको है मैं क्या पूछ रहा हूँ, कौन बोला था? कौन था? खुद से निकल के क्लास से बाहर चले जाओ ईमानदारी के साथ, या तो दम है दोबारा बोल के दिखाओ। घर में बोल लेते हो ऐसे? अपनी बहन के सामने बोलोगे? यहाँ मेरी बहनें बैठी हुई हैं, तुम लोग बोल पाओगे अपनी बहन के सामने? भाई हंस के पढ़ाते इसका मतलब ही थोड़ी ना बेवकूफ है। हंस के पढ़ाते चीज, चीजें सीख जाओ। 2 मिनट लगे चैप्टर खत्म करने में, पता भी नहीं चल पाएगा कब खत्म हो गया कब शुरू हुआ था, अगर मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ाने लगे, एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाने लगे तो। इजी करके, इजी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं हंस हंस के, क्योंकि तुम्हें याद हो जाए, क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्वेश्चन गलत ना हो। झेल नहीं पाओगे क्वेश्चन, अभी हम बना के दे देते इतना पढ़ाने के बाद, तब भी नीट के क्या झेलोगे? आज वो पढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग। शांत, जिसको बोलते हो देखा बहुत पिटेगा, याद रखना। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है, एनसीईआरटी लिखती है कि व्हेन यू कट योर फिंगर और हाइड योरसेल्फ, जब आपके चोट लगती है या आप अपनी उंगली काटते हो, नस काटते हो, जो भी काटते हो, पढ़ाने दिया करो मुझे अपने अंदर से भाई, मत किया करो बदतमीजी। जो घर में नहीं बोल सकते क्लास में नहीं बोलोगे, खत्म बात। या तो घर में बोल के दिखाओ, या तो खड़े होके बोल के दिखाओ। वैसे वल्गैरिटी मत फैलाओ क्लास में। अरे जब तुम्हारे चोट लगती है, तुम्हारे खून निकलता है, खून निकलने की थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पे प्लेटलेट एक फैक्टर रिलीज करती है। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि प्लेटलेट जो है कुछ फैक्टर रिलीज करेगी। मुझे क्या, मैं दूसरे मजाक करके दूसरी क्लास में पढ़ा लूंगा। प्लेटलेट रिलीज करेगी फैक्टर्स, और उन फैक्टर को बोलोगे, प्लेटलेट ने रिलीज किया तो क्या बोलोगे? प्लेटलेट फैक्टर, प्लेटलेट्स फैक्टर। उसके बाद टिश्यू से ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे ही ब्लड एयर के कांटेक्ट में आएगा तो प्लेटलेट क्या रिलीज करेंगे? कुछ फैक्टर, उस फैक्टर का नाम क्या होगा? प्लेटलेट फैक्टर। और टिश्यू से ब्लड लॉस हो रहा है तो टिश्यू भी कुछ निकालेगा, तो उस फैक्टर का नाम क्या होगा? टिश्यू फैक्टर। और ये दोनों आपस में कैस्केड रिएक्शन करेंगे। कौन से रिएक्शन करेंगे? कैस्केड रिएक्शन। क्या होती सिलेबस में नहीं, बस इतना जान लो, कैस्केड रिएक्शन करते हैं। और यहाँ पे बनाते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम होता है? थ्रोम्बोकाइनेज। एंजाइम का नाम क्या होगा? थ्रोम्बोकाइनेज। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बोल सकते हो, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन बोल सकते हो। इसका पूरा नाम क्या होता है फैक्टर का? प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोसिस माने क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। आपने सुना होगा उसका प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट, मतलब ब्लड क्लॉटिंग। तो टिश्यू से क्या निकलता है, सॉरी प्लेटलेट से क्या निकलता है? प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू से क्या निकलेगा? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या निकलेगा बच्चा? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। समझ लेना आगे क्या लिखा है।
और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज। काइनेज माने होता है रिएक्शन चलवाने वाला, थ्रोम्बोज माने क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग की रिएक्शन चलवाने वाला, थ्रोम्बो माने क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। तो प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों मिक्स हुए, कैस्केड रिएक्शन हुआ, क्या कहलाया, थ्रोम्बोकाइनेज। और इस थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या करता है, दो चीजें होती हैं, एक आपका होता है फाइब्रिनोजन जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन था, याद आया, उससे पहले एक एंजाइम और होता है जिसका नाम क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम होता है बच्चा, प्रोथ्रोम्बिन। प्रो नाम के पहले लगा, इसका मतलब एक्टिव है कि इनएक्टिव है, अरे बोलो ना, इनएक्टिव है। तो प्रोथ्रोम्बिन को ये एक्टिवेट करता है, क्या करता है, और बन जाएगा क्या, थ्रोम्बिन। क्या बन जाएगा, थ्रोम्बिन। बदले में थ्रोम्बिन क्या करता है, जो आपका फाइब्रिनोजन था ना, फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन मैंने बताया था ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, वो फाइब्रिन, ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को एक्टिव करता है फाइब्रिन में, किसमें, फाइब्रिन में। और फाइब्रिन होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड माने धागा, और ये क्या कर देगा, जो डेड सेल्स होंगी, जो आसपास के यहाँ पे डेड सेल्स थी या जो भी चीजें थी, उनको जोड़ के और यहाँ पे ये धागे से क्या कर देगा, यहाँ पे सिलाई कर देगा, हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग। आइए इधर दिखाते हैं। सबसे पहले इंजर्ड टिश्यू था, तो इसने क्या रिलीज किया, दिख रहा है सामने साफ साफ, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहलाया, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट ने क्या किया, ब्लड प्लेटलेट गई बाहर निकली बॉडी से, तो इन्होंने प्लेटलेट फैक्टर निकाला, नाम क्या आया, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों मिक्स हुए किसकी मदद से, कैल्शियम आयन की मदद से, किसकी मदद से, कैल्शियम आयन। तो याद रखना सबसे बड़ा रोल होता है किसका ब्लड क्लॉटिंग में, कैल्शियम आयन। वैसे कैल्शियम का भी होता है और मैग्नीशियम का भी होता है, लेकिन अगर हम एक आंसर लगाना तो क्या लगाएंगे, कैल्शियम आयन। ठीक, ये बनाती हैं क्या, कैस्केड रिएक्शन, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा थ्रोम्बिन में, किसमें एक्टिवेट करेगा, थ्रोम्बिन में। बदले में थ्रोम्बिन किसको एक्टिवेट करेगा, फाइब्रिनोजन को इनटू फाइब्रिन। और फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल, जो डेड सेल थी, उनको जुड़ के क्या बना जाएगा, क्लॉट। क्लॉट माने वही जो डार्क कलर का बनता है आपका। रोल ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इन ब्लड कोआगुलेशन, ये है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स का रोल क्या है ब्लड क्लॉटिंग में। प्लेटलेट का रोल सिर्फ इतना है कि प्लेटलेट ने क्या रिलीज किया है, एक फैक्टर, और उस फैक्टर, और टिश्यू ने भी क्या रिलीज किया, एक फैक्टर। इन दोनों, ये कहलाया थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये भी कहलाया थ्रोम्बोप्लास्टिन, लेकिन टिश्यू ने रिलीज किया तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट ने रिलीज किया तो प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद दोनों से मिलकर क्या बना, थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बनता है, असल में होता पहले ये क्या है, प्रोथ्रोम्बिनेज, नहीं जानना है, सीधा पढ़ाया जाता है। हिपैरिन होता है, हिपैरिन एंटी कोगुलेंट, ब्लड को कोगुलेंट नहीं होने देता। तो अगर हिपैरिन है तो कोगुलेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले हमें हिपैरिन को क्या करना पड़ेगा, साइलेंट, इनएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के इतना मत याद रखना, अब वो याद रखना कि ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज। हाँ या ना, थ्रोम्बोकाइनेज जब बन जाएगा तो ये क्या कर देगा, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन को कौन, थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को करेगा फाइब्रिन में। क्वेश्चन दो आते हैं कि कौन सा आयन इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम आयन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन किसको एक्टिवेट करता है, तो फाइब्रिनोजन को एक्टिव किसने किया, थ्रोम्बिन ने, और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव किसने किया, थ्रोम्बोकाइनेज ने। तीन ही स्टेप में थ्रोम्बोकाइनेज ने एक्टिव किया किसको, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन क्या काम करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। फाइब्रिन क्या करेगा, डेड सेल्स वगैरह को जोड़ के क्या बना देगा, क्लॉट बना देगा। और थ्रोम्बोकाइनेज किसने बनाया, प्लेटलेट फैक्टर और टिश्यू फैक्टर। प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ने मिलकर क्या बना दिया, थ्रोम्बोकाइनेज। ये सारे के सारे नाम हैं एंजाइम्स के, तो ऐसा मत समझना कि इसकी कोई हिंदी आएगी। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या बनाया, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज ने मिलकर क्या बनाया, थ्रोम्बोकाइनेज ने किसको एक्टिव किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन ने किसको एक्टिव किया, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, और हो गई ब्लड क्लॉटिंग। इसको पढ़ लीजिए। A mass of blood that form when blood platelet protein and cells stick together. When a blood clot is attached to the wall of a blood vessel, it is called thrombus. blood clot को क्या बोला जाता है, हमेशा जहां थ्रोम्ब है उसका मतलब हो गया ब्लड क्लॉटिंग, सीधी बात है। When it moves through the blood stream and block the flow of blood in another part of the body is called an embolus. मान लो ब्लड क्लॉटिंग होती गई आपके इस हाथ के हिस्से में हो गई, लेकिन गलती से जो क्लॉट बना ये आपके ब्लड वेसल के अंदर चला गया। अब ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट बनना तो दिक्कत वाली बात है ना, तो उसको बोला था एम्बेलस। ऐसा नॉर्मली नहीं होता, नॉर्मली यही स्टेप होती हैं जो आपका आउटर बॉडी सरफेस पे बनाया जाता है। लेकिन अगर गलती से ऐसा हो गया कि ये ब्लड स्ट्रीम में चला गया बह के, और वहां अगर इसने बनाया तो ये एम्बेलस कहलाएगा, पूछा नहीं जाएगा, इसको कट कर सकते हो। बनाया किसी और वजह से गया पीपीटी को ये। मास ऑफ ब्लड दैट फॉर्म व्हेन ब्लड प्लेटलेट प्रोटीन एंड सेल्स स्टिक टुगेदर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोagulation ऑफ ब्लड। व्हेन अ ब्लड क्लॉट इज अटैच्ड टू अ वॉल ऑफ अ ब्लड वेसल इट इज कॉल्ड थ्रोम्बस। बस इतना ही जानना है, आगे बढ़ेंगे तो कोagulation ऑफ ब्लड, कैस्केड फिनोमेना। विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन बेटा, विटामिन के, क्योंकि विटामिन के क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन द लीवर।
जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कहां से बनेगा, लिवर से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, उसमें उसको बनवाएगा कौन, विटामिन के। देखो प्लेटलेट क्या हुआ यहाँ पे, सिंपल सी बात है, ब्लड लॉस हुआ ये, तो प्लेटलेट ने क्या रिलीज किया, प्लेटलेट फैक्टर। टिश्यू ने क्या रिलीज किया, टिश्यू फैक्टर। प्लेटलेट फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर कहलाएगा, ये टिश्यू फैक्टर, दोनों क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, वही जो मैंने दिखाया, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोनों मिले, कैस्केड रिएक्शन हुआ, प्रोथ्रोम्बिन बना एक्टिवेट। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का मतलब क्या हो गया, कि जो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करे। अब प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कौन करता है, जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम है, तो थ्रोम्बोकाइनेज को बोल सकते हैं ना प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देगा, किसमें, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को एक्टिव कर देगा फाइब्रिन में, और फाइब्रिन क्या कर देगा, ब्लड सेल्स के साथ मिक्स से क्या बना लेगा, ब्लड क्लॉट। इतनी बात समझ में आई। तो विटामिन के याद रखना, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग, इट इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन द लिवर। इतनी बात समझ में आ गई। कौन सा आयन इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम। कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है, के क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन जो कि कहां से बनता है, लिवर से, याद रखना, ठीक है। ये हो गया कैस्केड रिएक्शन, इससे बेहतर ये लिखी हुई है, बस वहां पे क्या लिख दोगे, थ्रोम्बोकाइनेज। समझ में आ गई ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, लिखिए। लिखिए व्हेन blood starts flowing, when blood starts flowing, lymphoid organ क्यों पढ़ाना है यार, blood starts flowing when blood starts flowing outside the body, outside the body through a cut, through a cut or injury, through a cut or injury, then then ये पूरा लिख दीजिए चार्ट। शांत, ये चार्ट बना दीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर मेन नाम नहीं है, मेन नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। तो पहले थ्रोम्बोकाइनेज लिखना, उसके ब्रैकेट में लिखना प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जब एक दूसरे से मिलकर थ्रोम्बोकाइनेज बनाते हैं तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हो, कैस्केड रिएक्शन, वो भी लिख देना इधर पीछे।
लिख लिया। विटामिन के यहाँ पे लिख लेना विद फाइब्रिन विद डेड ब्लड सेल्स, फाइब्रिन विद डेड ब्लड सेल्स, फाइब्रिन विद डेड ब्लड सेल्स फॉर्म्स ब्लड क्लॉट, फॉर्म्स ब्लड क्लॉट, बैक किसका ये, फॉर्म्स ब्लड क्लॉट। अब वो पॉइंट लिख लीजिए विटामिन के वाला। उससे पहले लिखिएगा कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन के बाद ये प्रोसेस है पूरे, आयन Ca+2 लिख लो। कैल्शियम आयन इज वेरी एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इसी कॉपी में फिजिक्स भी करती हो। कैल्शियम आयन इज essential for blood clotting। नेक्स्ट पॉइंट विटामिन के वाला लिख लो। विटामिन B12 किसके लिए एसेंशियल होता है, आरबीसी मैचुरेशन। ये वाला पॉइंट लिख लिया सामने। उसी को तो ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। नर्व किस लिए नहीं रोकता, हाँ नस काटते हो, फिर नस के अंदर क्यों नहीं रुकता ब्लड, बॉटल काटो, बॉटल के अंदर पानी क्यों नहीं रुकता, मैं समझ ही नहीं सकता बेटा। हाँ नस काटते हो तो ब्लड वहीं क्यों नहीं रुक जाता, बाहर क्यों आता। अरे नर्व इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि नर्व में डायरेक्टली हार्ट से ब्लड फ्लो होके आ रहा है, वहां पे प्रेशर है। पानी का पाइप काटोगे तो वहां तो रुक ही जाएगा, यहाँ तो बॉडी में ऐसे थोड़ा बहुत है। बेसिकली तो बह तो ब्लड के पाइप्स में ही रहा है। लिख लिया, विटामिन के लिख लिया। कैल्शियम आयन यहाँ पे रोल दिखा दीजिए। जब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में एक्टिवेट होता है तब वहां पे किसका रोल आता है, कैल्शियम आयन का। और ये दोनों जो आते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, चाहे प्लेटलेट हो चाहे टिश्यू हो, ये दोनों मिलके जब थ्रोम्बोकाइनेज बनाते हैं तो वहां पे भी कौन किसको बैठा दीजिए, कैल्शियम आयन को। यहाँ पे कैल्शियम आयन और यहाँ पे कैल्शियम आयन। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन रहा है तब भी कैल्शियम आयन, और प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलके थ्रोम्बोकाइनेज बनाएंगी, वहां पे भी कैल्शियम आयन। चलिए आगे चलते हैं। लिम्फ पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू में, याद आया। चलो देखो, जब ब्लड को किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना होता है हमारी बॉडी के दूसरे दूसरे पार्ट्स को, तो वहां पे ऐसा नहीं कि ब्लड अगर किसी पाइप से आ रहा है तो वो ब्लड का पाइप डायरेक्टली जाके टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। वहां पे क्या होगा, ये यहाँ पे कुछ फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को बोलते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ। वो जो भी चीजें ब्लड लेके आया, मान लीजिए ऑक्सीजन लेके आया, तो वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को डायरेक्टली नहीं देगा, वो पहले इस फ्लूइड को देगा, और ये फ्लूइड क्या करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू इसको दे देगा। इस टिश्यू को अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को देना है तो कार्बन डाइऑक्साइड ये लिम्फ में डाल देगा, लिम्फ आगे जाते जाते कार्बन डाइऑक्साइड इस दूसरे वाले ब्लड के पाइप में डाल देगा। अगर ये आर्टरी है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अगर ये यहाँ पे वेन बन गई है तो ये इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस वाले ब्लड में डाल देगा। इसको मान लीजिए हार्मोन लेके आने थे, तो हार्मोन ये लिम्फ के जरिए ब्लड को देगा, ना कि डायरेक्टली, सॉरी
लिम्फ के जरिए किसको देगा? टिश्यू को। ब्लड डायरेक्टली जाके सेल को नहीं देता है, पहले कहाँ देगा? लिम्फ को ही, फिर लिम्फ एक्सचेंज कर देगा किसके बीच में? टिश्यू को। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बीच का एक्सचेंजर। कौन? लिम्फ। हाँ, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स एंड गैसेस। कौन? लिम्फ। लिम्फ इज द इंटरस्टिशियल टिश्यू, और आपका इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है? लिम्फ ही है। आज लिम्फ इज अ क्लियर। और इसके बाद बेटा आरबीसी होती है कि नहीं होती है? नहीं होती। डब्ल्यूबीसी होती है लेकिन ब्लड से कम। प्लेटलेट भी होती हैं लेकिन ब्लड से कम। हाँ है ना? आरबीसी बिल्कुल नहीं होती है। तो जब आरबीसी बिल्कुल नहीं तो हीमोग्लोबिन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। तो कलर होगा कि कलरलेस होगा? तो lymph is clear to white fluid made up of WBC, especially lymphocytes which attack bacteria in blood in body tissue। जो किससे बनी होती हैं? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट मैंने बताई थी दो प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट बी एंड लिम्फोसाइट टी। और लिम्फोसाइट हमारी इम्यूनिटी घटाती हैं कि बढ़ाती हैं? बढ़ाती हैं। तो वो बैक्टीरिया को अटैक करेंगी और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेंगी। लैक आरबीसी, कंपेरेटिवली लेस प्रोटीन एंड लेस कैल्शियम। भैया जो चीजें ब्लड से निकल गई हैं वही ने क्या बना लिया? लिम्फ बना लिया। तो जाहिर सी बात है ब्लड से जो चीजें निकल रही होंगी वो लिम्फ बना रही हैं। इसका मतलब ब्लड का कॉम्पोजिशन से कम होगा, लिम्फ का कॉम्पोजिशन की ज्यादा होगा? कम होगा। कॉमन सेंस है। अगर मैं बोलूं इस बॉटल में ब्लड है और इस बॉटल से जो चीजें निकल रही हैं, यहाँ पे मैं एक छोटा सा पाइप बना दूं और यहाँ से जो चीजें निकल निकल के बाहर जा रही हैं वो चीजें लिम्फ बनाएंगी। तो ज्यादा कॉम्पोजिशन किसके अंदर होगा? ब्लड के अंदर। और कम किसके अंदर होगा? लिम्फ के अंदर। जो छोटी छोटी चीजें होंगी वो ब्लड से निकल जाती होंगी, जो बड़ी चीजें होंगी वो ब्लड से नहीं निकल पाती होंगी। इसका मतलब है स्मॉल प्रोटीन किसके पास होती होंगी? लिम्फ के पास। लिम्फ के पास लार्ज प्रोटीन नहीं होती। इस ब्लड में अगर मैंने यहाँ पे एक छेद बना दिया, ये ब्लड का पाइप था, यहाँ से डब्ल्यूबीसी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? निकल जाएगी। पानी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? मतलब वो प्लाज्मा तो पूरा का पूरा निकल ही जाएगा। लेकिन जो और हमारे ब्लड में बड़ी बड़ी प्रोटीन्स होती है, बड़ी बड़ी प्रोटीन्स नहीं निकल पाएंगी। मतलब सब कुछ निकल जाएगा लेकिन एक्सेप्ट आरबीसी, कुछ प्लेटलेट्स और लार्जर प्रोटीन्स ये नहीं होते लिम्फ में, बाकी सारी चीजें होती हैं। लैक आरबीसी कंपेरेटिवली लेस प्रोटीन एंड लेस कैल्शियम। अरे जब आप इससे बन रहे हो तो जाहिर सी बात है इससे तो सारी चीजें क्या होने वाली हैं? कम होने वाली हैं। आरबीसी है नहीं तो कलरलेस होगा कि कलरफुल होगा? कलरलेस होगा। अभी दो ही पॉइंट समझ में आए आपको कि लिम्फ क्लियर है, व्हाइट फ्लूइड जैसा, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी ज्यादा है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। हाँ है ना? डब्ल्यूबीसी अलग अलग इसके पाइप में जो लिम्फ का नोड होता है, लिम्फ का वेसल होता है, वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते भी सब पता चलेगा। हैविंग कैपेसिटी टू क्लॉट। क्लॉट माने अभी तो बताया क्लॉटिंग, तो क्लॉट करने की कैपेसिटी है, इसका मतलब इसके पास प्लेटलेट थी। कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि प्लेटलेट होती हैं, लेकिन क्लॉट कर रहा है इसका मतलब प्लेटलेट होता है। अरे हाँ है ना? और जो चाहिए कैल्शियम आयन वो भी एक कम है, तो क्या हुआ है? तो लिम्फ सर्कुलेट्स इन लिम्फेटिक वेसल एंड कैपिलरीज। जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे लिम्फ की वेसल क्या कहलाएंगी? लिम्फेटिक वेसल। जैसे ब्लड को बाहर निकलता होता है या अंदर एंटर करना होता है तो सबसे छोटा वेसल कौन होता है? कैपिलरी। ऐसे लिम्फ को जब अपने वेसल में जाना होगा, मान लो ये लिम्फ का बड़ा वेसल है और यहाँ पे लिम्फ भरा हुआ है, तो डायरेक्टली इसके अंदर थोड़ी एंटर कर जाएगा, पहले छोटी छोटी कौन होंगी? कैपिलरीज। तो लिम्फेटिक वेसल्स एंड कैपिलरीज। When lymph got diffused out in tissue spaces, जब lymph tissue spaces में diffuse हो जाता है, वो वहां पे सामने देखो, then all tissue fluid और interstitial fluid which help in exchange substance between tissue cell and circulating fluid। इसका मतलब है जब lymph अपने पाइप से निकल के, lymph का भी अलग से वेसल है, जब ये पाइप से निकल के टिश्यू के बीच में आ जाएगा तो ये क्या कराएगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किससे किसके बीच में? ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। ब्रेन डू नॉट रिसीव lymph सप्लाई। ब्रेन के पास lymph सप्लाई नहीं जाती। और आया हुआ क्वेश्चन है किसी बड़े एग्जाम एम्स वेम्स का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डू नॉट रिसीव लिम्फेटिक सिस्टम, ये लिम्फेटिक वेसल, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो भैया लिम्फेटिक वेसल तभी जाएगी ना जब लिम्फ जाएगा। तो लिम्फ किसके पास नहीं जाता है? ब्रेन के पास। अभी चार बातें पता चली हमको लिम्फ के बारे में। पहली बात कि लिम्फेटिक वेसल अलग से होती हैं और साथ साथ में उसकी शुरुआत करने वाली कौन होगी? कैपिलरीज। दूसरी बात, लिम्फ के पास वो सारी चीजें होंगी जो ब्लड के पास होंगी एक्सेप्ट आरबीसी एंड सम लार्जर प्रोटीन्स। यहां तक कि प्लाज्मा का कंपोजिशन, जो ब्लड का प्लाज्मा है और जो लिम्फ का प्लाज्मा एग्जैक्टली सेम होता है, सारे मिनरल सेम होते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले प्लाज्मा में मिनरल्स कौन कौन से होंगे? जो ब्लड में होंगे, लेकिन लार्जर प्रोटीन्स नहीं होंगी और कुछ मिनरल्स कम होंगे, होंगे वही सारे कम होंगे। बात समझ में आई? लिम्फ क्या कराता है? एक्सचेंज बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू। ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करके नहीं ले जाता है, आपस में यही, अरे ब्लड टू टिश्यू ट्रांसपोर्ट किया कि नहीं किया? आ जाओ। लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। अब लिम्फेटिक वेसल्स, ये हमारी जितनी ग्रीन कलर की दिख रही है सारी की सारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं। ये जो भी है लिम्फेटिक वेसल है। ऐसा नहीं कि ये हार्ट तक जाती है, हार्ट तक नहीं जाती, हार्ट में जाएगी, लेकिन जैसे हमारी जो आर्टरी है वो हार्ट से निकलती तो हार्ट पंप करता है तब आर्टरी में ब्लड आता है, ऐसा लिम्फ के साथ नहीं। लिम्फ के पास
वही जाएगा जहां ब्लड का पाइप होगा, वहां लिम्फ का पाइप होगा, ऐसे समझो। एक जगह ब्लड का पाइप, एक जगह लिम्फ का पाइप। अगर ब्लड को कोई चीज हमारे टिश्यू को देनी है तो पहले किसको देना पड़ता होगा? लिम्फ को। वो लिम्फ जाके किसको देता होगा? टिश्यू को। टिश्यू से लिम्फ, लिम्फ से ब्लड, ब्लड से लिम्फ, लिम्फ से टिश्यू। तो पूरी बॉडी में हमारी ब्लड वेसल्स हैं और पूरी बॉडी में हमारे लिम्फेटिक वेसल्स हैं। लेकिन लिम्फेटिक वेसल ऐसा नहीं जैसी ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल के अंदर हार्ट ने ब्लड पंप किया और वो ब्लड क्या हो रहा है? पूरी बॉडी पूरी ताकत से सर्कुलेट कर रहा है। यहाँ पे लिम्फ में ऐसा नहीं होगा। हाँ है ना? ठीक। कह रहा है हेयर अ डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड जिसका नाम है लिम्फ ट्रांसफर CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द इंटरस्पीशियल, देखो देखो देखो, CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इंटर माने बीच में, स्टिशियल माने टिश्यू, स्पेसेस मतलब टिश्यू के बीच का जो स्पेस है, टिश्यू में जो स्पेस है। टू द वेन्स, वेन मतलब क्योंकि हमें पता है भैया, अगर हमारा ये हार्ट है तो हार्ट तक जो भी गंदा गंदा ब्लड होता है वो इंफीरियर वेना कावा लेके जाती है, कुल मिला के वेन लेके जाती है। तो वो वेन तक गंदगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट पहुंचाया किसने? पढ़ना भाई, वही तो लिखा है काइंड ऑफ ट्रांसफर CO2, ट्रांसफर कर देगा किसको? देखना, CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस जो हमारे टिश्यू ने बनाए, टू द वेन्स। हाँ या ना? थ्रू लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल की मदद से किस तक पहुंचा दिया? वेन तक। दिस फ्लूइड इज डिराइव्ड फ्रॉम फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की छनाई से बनता है। कौन सा फ्लूइड? लिम्फ। अभी बताया ये एग्जांपल ध्यान रखना तब इसको पढ़ना। दिस फ्लूइड इज डिराइव फ्रॉम फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द कैपिलरीज। जब कैपिलरीज, जब ब्लड आता है तो मैंने बताया आपको कैपिलरीज में निकलता है। पहले आर्टरी लेके आ रही तो आर्टरी किसमें टूटेगी? आर्टेरियोल, आर्टरी के छोटे, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल, तो आर्टरी आर्टेरियोल, ये आर्टेरियोल छोटे छोटे और टूटेगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिलरीज। और कैपिलरीज से जो फिल्टर हो गया वही क्या बन गया? बता चुका हूं ना? ठीक। तो भैया जाहिर सी बात है कैपिलरी छोटा सा पाइप है तो उससे थोड़ी छोटी चीजें निकल पाएंगी, छोटी छोटी चीजें निकल पाएंगी। तो वही लिम्फ में स्मॉल प्रोटीन होता है और ये सारी चीजें होती हैं। हाँ या ना? ठीक। इट डिराइव्ड फ्रॉम, इट इज डिवॉइड ऑफ आरबीसी। डिवॉइड का माने क्या होता है? एब्सेंस। द लिम्फ वेसल ओरिजिनेट फ्रॉम लिम्फ कैपिलरीज। अब जो लिम्फ की कैपिलरीज होंगी, मतलब यहाँ पे ये लिम्फ फैल गया है, अब ये लिम्फ को वापस जाना है। ये तो आर्टरी थी, अब लिम्फ वापस इसमें तो नहीं जा सकता, किसमें जाएगा? वेन में। तो लिम्फ को अपनी वेसल तो बनानी पड़ेगी ना। तो सबसे छोटी वेसल कौन होगी? लिम्फ, अरे यार, लिम्फ की कैपिलरी। हाँ या ना? ओरिजिनेट फ्रॉम द लिम्फ कैपिलरीज एंड एंड आइदर इन द वेन और अ मेन बिग लिम्फ वेसल। अब बाद में क्या होगा? कैपिलरीज आगे बढ़ती जाएंगी और एक बड़ी सी क्या बना लेंगे? लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल जाके ओपन हो जाएगी किसमें? वेन में। वेन वही नहीं है, वेन पूरी बॉडी में है। हाँ या ना? ठीक। कॉल्ड बिग लिम्फ वेसल। अगर ये सीने वाले रीजन में, थोरेक्स रीजन में है तो इसको हम क्या बोल देंगे? हाँ, thoracic duct. This fluid is propelled from the interstitials to the veins ultimately due to pressure difference. इधर सुनो, ये आर्टरी निकली हार्ट से, यहाँ पे मैंने बना दिया टिश्यू। आर्टरी निकली हार्ट से, ये जा रही है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसके अंदर अब ये इंटेस्टाइन से घूम के आ रही मान लो, तो इसके अंदर खाना है। ये मान लो पिट्यूटरी से भी आ रही है तो इसके अंदर हॉर्मोन्स है। ये जा रहा है टिश्यू तक, तो आर्टरी डायरेक्टली तो ऐसे जाके टूट नहीं जाएगी, पहले आर्टरी डिफरेंशिएट होगी आर्टेरियोल्स में, उसके बाद ये और ज्यादा डिफरेंशिएट होगी कैपिलरीज में, और ज्यादा डिफरेंशिएट होगी कैपिलरीज में, और ज्यादा डिफरेंशिएट होगी कैपिलरीज में। हाँ है ना? और इस तरीके से इसके अंदर से फ्लूइड बाहर आने लगेगा। लेकिन हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है, तो यहाँ पे अब ऐसा तो है नहीं कि पाइप खुला होगा, आर्टरीज एकदम बंद इस तरीके से होती है, लेकिन बहुत पतला डायमीटर होता है, इसलिए आपस बाहर से क्या हो जाता है? डिफ्यूजन हो जाता है। जैसे हमारे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल खुले थे, ये खुलेंगे नहीं, ये बंद होते हैं, क्योंकि अगर ये खुल जाएंगे तो हमारा ब्लड तो फिर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा ना। ओपन का मतलब हमारे टिश्यू में तो डायरेक्टली ब्लड घुस जाएगा। ये बंद पाइप, पतला सा पाइप एकदम बंद है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन। तो जो निकल गया बाहर, जो बाहर निकल गया, ये क्या कहलाया? लिम्फ कहलाया। इतनी बात समझ गए? अब आर्टरी आई है तो जाहिर सी बात है वेन भी आ रही होगी। अब इसने क्या किया? यहाँ पे इसने ऑक्सीजन डिफ्यूज कर दिया, ये ऑक्सीजन इधर चला गया, इसने न्यूट्रिएंट डिफ्यूज कर दिया, ये न्यूट्रिएंट इधर चला गया, इसने हार्मोन डिफ्यूज कर दिया, ये हार्मोन इधर चला गया, इसने CO2 छोड़ दिया, टिश्यू तक आ गया। मान लीजिए ये इंटेस्टाइन की सेल थी, इसने खाना छोड़ दिया, मान लीजिए इसने, अब इंटेस्टाइन में हो रहा है तो अमोनिया बन रहा होगा, अब अमोनिया हमको लिवर तक पहुंचाना रहता है, अमोनिया कन्वर्ट होता है वहां पे यूरिया में, खैर वो बात की बातें हैं, अगले चैप्टर की हैं। अब यहाँ से क्या होगा? लिम्फेटिक वेसल शुरू, कौन सा वेसल शुरू होगा? लिम्फेटिक, क्योंकि यहाँ पे बॉडी की जा रही मान लो वेन, तो यहाँ पे क्या होगा? ये सबसे पहले छोटी छोटी कैपिलरीज, ये छोटी छोटी कैपिलरीज जुड़ेंगी तो क्या बनाएंगी? बड़ी सी लिम्फेटिक
वेसल। लिम्फेटिक वेसल अगर जाके थोरेसिक रीजन में खुली, कहां खुली? थोरेसिक रीजन में, तो क्या कहलाएगी? थोरेसिक डक्ट। क्या कहलाएगी? थोरेसिक डक्ट। और ये वेन में चला गया, कहानी हो गई खत्म। समझ में आई बात? कोई डाउट? अभी पूछ लो। हाँ हाँ। वहां ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, एक्सचेंज कराने के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, तो ब्लड को वहां से नहीं जाने देता। गैप जंक्शन भी होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर भी होता है। समझ गए? ये इतनी कहानी समझ में आई? एक बार इसको पढ़ो, कोई पॉइंट ना समझ में आए तो पूछो। एक डक्ट याद रखना, थोरेसिक डक्ट। वैसे तो राइट डक्ट और लेफ्ट डक्ट मिलके थोरेसिक डक्ट बनाते हैं। मतलब एक राइट साइड से एक लेफ्ट, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से आई, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? तो मेजर थोरेसिक डक्ट बनाती हैं। अब चाहे राइट कह लो, चाहे लेफ्ट कह लो, चाहे मेजर कह लो, है तो तीनों थोरेसिक डक्ट थी ना। राइट साइड वाली आएगी तो राइट थोरेसिक डक्ट, लेफ्ट साइड वाली आएगी तो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, दोनों मिलके बनाएंगी मेजर थोरेसिक डक्ट, जो कि जाके आपकी खुल जाएंगी वेन में, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। क्योंकि इसने बोला है साफ साफ, वेन और अ मेन बिग लिम्फ वेसल कॉल्ड थोरेसिक डक्ट, दिस फ्लूइड इज प्रोपेल्ड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस। ये फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस से भरा जाएगा टू द वेन्स, वेन्स तक ले जाया जाएगा, अल्टीमेटली ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। हर चीज में क्या डिफरेंस चाहिए हमको? प्रेशर का डिफरेंस। अरे यार ये चलो कोई बात नहीं, इतना समझ में आ गया लिम्फ का? क्लियर है? देखो चार बातें पांच बातें लिम्फ के लिए, सारी एक बार समेटते हैं। सबसे पहली बात, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, लिम्फ। दूसरी चीज, लिम्फ बना कैसे है? ब्लड से जो भी चीजें निकल गई वो क्या, लिम्फ कहाँ इकट्ठा हो गया? हमारे टिश्यू के पास, इसलिए नाम पड़ गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तीसरी बात, जब ब्लड से निकल के बन रहा है, डिफ्यूजन से हो रहा है ब्लड के, तो जाहिर सी बात है जितनी चीजें ब्लड में उतनी चीजें इसके अंदर नहीं होंगी। अगर ब्लड के पास लार्जर प्रोटीन है तो इसके पास लार्जर प्रोटीन्स नहीं होंगी। ब्लड के पास डब्ल्यूबीसी तो इसके पास डब्ल्यूबीसी कम होगी। ब्लड के पास प्लेटलेट्स है तो इसके पास प्लेटलेट्स ना के बराबर या कम होंगी। आरबीसी ब्लड के पास है, इसके पास नहीं होगी। प्लाज्मा कंपोजिशन जो होगा, क्योंकि नमक तो घुल जाता है ना, नमक इधर निकला उधर निकला कोई मतलब ही नहीं है, प्लाज्मा कंपोजिशन सेम होगा, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। इसके अंदर कभी कभी कुछ चीजें स्टोर भी होती है, हार्मोन्स लेके आ रहा है तो इसके अंदर रखी हुई तो है, तो स्टोर भी कर सकता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट भी कराएगा। बाद में जब ये ब्लड हमारा कोई चीज लेके आएगा तो कैपिलरी से डिफ्यूज होके चीजें कहां चली जाएंगी? लिम्फेटिक सिस्टम में या लिम्फेटिक लिम्फ में वो टिश्यू तक। टिश्यू वो सारी चीजें गंदी गंदी चीजें किसको दे देगा? लिम्फ को दे देगा। लिम्फ की कैपिलरी, लिम्फ की वेसल जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगे? राइट थोरेसिक डक्ट, एक लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, दोनों बनाएंगी मेजर थोरेसिक डक्ट, वहां पे डाल देंगी। वहां से किसमें चला जाएगा? हमारा वेना कावा। और वेना कावा कहां पहुंचा देगा? हार्ट में। फिर से वही कहानी शुरू, कहानी हो गई समाप्त। इसको एक बार पढ़ो पहले, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। तू मिले जहां मेरा जहां, उसको पढ़ ले उसको।
लिम्फोसाइट। जिन ऑर्गन्स में लिम्फोसाइट बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। 2-4 पॉइंट लिख नहीं पाए अभी तक। लिख लिया? मत लिखो, पॉइंट बना के लिखना, कहानी मत लिख देना पूरी। दिस फ्लूइड की जगह लिखना लिम्फ। अब कैपिलरीज के बाद लिखोगे लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड इन द कैपिलरीज, इट इज डिवॉइड ऑफ आरबीसी, लिम्फ ओरिजिनेट फ्रॉम लिम्फ कैपिलरीज एंड एंड ऑन आइदर वेन और अ मेन। ठीक है, सही है, लिखा है, पूरा लिख दो पॉइंट बना के लेकिन।
देखो वैसे तो लिम्फेटिक ऑर्गन्स आपका क्वेश्चन में तो कहीं नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा बताना है, हल्का सा सुन लो। लिम्फेटिक ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम लोग लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी बोलते हैं। यहाँ पे लिम्फेटिक पढ़ाना है कि लिम्फॉइड? अच्छा लिम्फेटिक ऑर्गन्स है, तब फिर पूरा पढ़ो। लिम्फेटिक ऑर्गन्स, लिम्फेटिक को ही बेटा हम लोग बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। क्या बोलते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। वो ऑर्गन होते हैं जो बनाते हैं हमारी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितने प्रकार की होती हैं? दो। एक कहलाती है बी लिम्फोसाइट, एक कहलाती है टी लिम्फोसाइट। ठीक। तो लिम्फॉइड जो ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फोसाइट तो दो हो गई, एक हो गई बी, एक हो गई टी। अब जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं जो लिम्फोसाइट बनाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक कहलाता है प्राइमरी, एक कहलाता है सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो होता है जहां पे लिम्फोसाइट बनती हैं, और सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन वो होता है जहां पे लिम्फोसाइट स्टोर होती हैं। प्राइमरी वो है जहां पे लिम्फोसाइट बनी। देखो लिम्फ से लिम्फोसाइट रिलेटेड है, क्योंकि नाम लिम्फ और लिम्फोसाइट, लिम्फ लिम्फोसाइट सेम है कि नहीं है? तो जहां जहां लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, जहां जहां इनके नोड्स होते हैं, नोड्स का मतलब होता है जहां पे थोड़ा सा घुमाव होता है, वहां पे लिम्फोसाइट स्टोर होती हैं। क्योंकि हमें क्या देना होता है उनको, मतलब उनको हमें क्या देना है? इम्यूनिटी। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स में ही कौन मिलेंगी हमें? लिम्फोसाइट। और लिम्फोइड ऑर्गन्स कहाँ मिलेंगे हमको? लिम्फ के अंदर सेकेंडरी वाला, जहां वहां जहां जहां लिम्फोइड ऑर्गन होगा वहां वहां कौन होगा? लिम्फ होगा। प्राइमरी वाला अलग है, सेकेंडरी वाला अलग है। इसका ओरिजिन किसका? लिम्फोसाइट का। चाहे ओरिजिन हो और चाहे मैचुरेशन हो, दोनों कौन करेगा? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और स्टोरेज का काम कौन करेगा? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी का काम ही हो गया क्या? स्टोरेज। और प्राइमरी का काम कौन है? ऑरिजिन एंड मैचुरेशन। इतनी बात समझ में आई? तो लिम्फोसाइट कितने प्रकार की होती हैं? दो। लिम्फोसाइट बी, लिम्फोसाइट टी। लिम्फोसाइट चाहे बी हो चाहे टी हो, जो इसको बनाएगा वो ऑर्गन कहलाएगा प्राइमरी, और जो मैच्योर करेगा वो भी कहलाएगा प्राइमरी, जो स्टोर करेगा वो कहलाएगा सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। डिफरेंस वही बनना और मैच्योर होना, बी एंड टी लिम्फोसाइट। एग्जाम्पल बोन मैरो, थाइमस, बर्बा, फेरिसस, एवीज। ये हमारा नहीं, हमारे पास सिर्फ दो होते हैं, बोन मैरो एंड थाइमस। ये नॉलेज झाड़ने के लिए है, आपके काम का नहीं है, सीधी बात है। लिम्फॉइड बोन मैरो है, और ये आपका बी सेल्स है, ये थाइमस है, ये टी सेल्स है। मतलब कुल मिला के बी फॉर बोन मैरो, बी फॉर बी लिम्फोसाइट, टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी लिम्फोसाइट। इसका मतलब है प्राइमरी ऑर्गन में कितने ऑर्गन आते होंगे? दो। कौन आता होगा? बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो बनाती होगी बी लिम्फोसाइट, थाइमस बनाता होगा टी लिम्फोसाइट। अभी वैसे तो इसमें डिटेल और है कि बोन मैरो बनाना, मतलब बी लिम्फोसाइट बनाना और मैचुरेशन, दोनों काम किसका होता है? बोन मैरो का। टी लिम्फोसाइट बनाना किसका काम होता है? थाइमस का। हाँ है ना? लेकिन अरे बी फॉर बोन मैरो, बी फॉर बी लिम्फोसाइट, टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट बनाएगा और मैच्योर करेगा कौन? बोन मैरो। टी लिम्फोसाइट बनाएगा कौन? थाइमस। लेकिन हमारे में मेजर ऑर्गन कौन होगा? बोन मैरो की थाइमस? बोन मैरो। तो ये अपना काम, अपने से नाम से रिलेटेड दोनों काम खुद करेगी। मतलब बी लिम्फोसाइट की बनाएगी भी खुद ही और मैच्योर भी खुद करेगी। टी लिम्फोसाइट को बनाएगा कौन? थाइमस। लेकिन मैच्योर कौन करेगा? दोनों मिलके, दोनों मिलके करेंगे। मैच्योरेशन कौन करेगा? दोनों मिलके। इतनी बात समझ में आ गई? ये डायग्राम से कोई दिक्कत है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं? बनाते हैं और मैच्योरेशन करते हैं। ये हमने दिखाया बोन मैरो के अंदर आपकी लिम्फोइड स्टेम सेल, मतलब जो लिम्फोइड और चीजें बनाए, और इससे क्या बन गई? बी सेल, मतलब बी लिम्फोसाइट। ये क्या है? थाइमस। थाइमस एज के साथ छोटा होता जाता है, हार्ट के जस्ट बगल में होता है, बिसाइड द हार्ट। ये स्टर्नम है, स्टर्नम के जस्ट नीचे होता है कौन? आपका थाइमस। ठीक है। तो थाइमस क्या बनाएगा? टी सेल। सेकेंडरी वो होते हैं जो स्टोर करते हैं एक्टिविटी एंड हेल्प टू प्रोड्यूस फैगो, अरे यार, दैट हेल्प टू मेंटेन एक्टिविटी लिम्फोसाइट। कुल मिला के यहाँ पे लिखो स्टोरेज। क्या लिख लोगे बेटा? स्टोरेज कौन करेगा? सेकेंडरी लिम्फोसाइट। अब स्टोरेज कहाँ कहाँ होता है? जहां जहां हमको जरूरत पड़ेगी। मैंने बताया था आरबीसी को मारने के लिए हमें एंटीबॉडीज चाहिए। कहाँ? स्प्लीन। तो इसका स्टोरेज कहाँ होगा? स्प्लीन। पियर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पियर्स पैचेस का मतलब होता है जहां पे इंटेस्टाइन इस तरीके से घुमावदार होता है। अरे इंटेस्टाइन काफी घूमी हुई होती हैं, तो इन घूमी हुई के बीच में स्पेसेस होते हैं। इन स्पेसेस के बीच में कौन पाया जाएगा? टी और बी कुछ नहीं, दोनों पाई जाएंगी। मतलब कुल मिला के लिम्फोसाइट स्टोर कहाँ होंगी? पियर्स पैच ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वॉल्डेर रिंग ऑफ टॉन्सिल्स। ये हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, इनमें रिंग्स होती है, और उनमें रिंग्स के अंदर कौन पाया जाएगा? हमारा
अरे लिम्फोसाइट, ये होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू मॉल्ट। अभी ये सब आप मत पढ़ो, सिर्फ इतना याद रखो मैं जितना बता रहा हूँ, क्योंकि ये 12th का चैप्टर है आपका। पूरा चार्ट बना दे रहा हूँ, यही लिखना है, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन कितने प्रकार के हैं, देखो याद करना, मैं नाम सारे लिखा दूंगा, डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा। लिम्फोइड ऑर्गन दो, एक कहलाएगा प्राइमरी, एक कहलाएगा सेकेंडरी। ऑरिजिन और मैचुरेशन कौन करेगा, ऐसे याद रखो। वैसे तो मन नहीं कर रहा बोलने का, लेकिन फिर कोई बात नहीं, बोल देते हैं कि जैसे खेती होती किसी भी चीज की, तो चाहे वो खेती होना हो चाहे वो उसको मैच्योर करना, दोनों खेत में होते हैं, वो प्राइमरी है। स्टोर कहाँ होता है, स्टोरेज वाले ऑर्गन में, वो सेकेंडरी। मतलब एक ही जगह ओरिजिन भी होगा और एक ही जगह मैच्योरेशन भी होता है, और उस एक ही जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलेंगे। सबसे पहले जाऊंगा, इसमें दो लोग आते हैं, एक आता है बोन मैरो और दूसरा आता है थाइमस। बोन मैरो क्या बनाएगा, बी लिम्फोसाइट, थाइमस क्या बनाएगा, टी लिम्फोसाइट। थाइमस टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन में दोनों का रोल होगा, ये बात याद रखना। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आपके आते हैं स्प्लीन, सीधा नाम याद रखो, क्या काम होता है उसको भूल जाओ। स्प्लीन आता है, उसके बाद आता है मॉल्ट। मॉल्ट का मतलब होता है म्यूकोसल, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अब ये सिचुएटेड कहाँ होता है, मतलब ऐसा लिम्फोइड टिश्यू जिसके ऊपर क्या हो, म्यूकोसल लेयर हो। ये पूरी बॉडी में जितनी भी जगह स्टोर होता है आपका ये लिम्फोसाइट, उसमें से 50% अकेले खुद स्टोर करता है। तो ये कोई ऑर्गन नहीं, जैसे स्प्लीन एक ऑर्गन है, मैंने बताया पियर्स पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन एक चीज है, एक जगह है, ये कोई जगह नहीं है, इसका नाम है म्यूकोसल एसोसिएटेड। जहां जहां क्या होगा, म्यूकोसा होगा। लिम्फोइड टिश्यू ये स्टोर होता है, गुरु कहाँ बेटा, या और बोल दो, और गुरु छोड़ो और बोल दो। और मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इन तीनों जगह कौन होगा, सॉरी, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनोजेनेटर मतलब यूरिन वाला भी आ गया, रिप्रोडक्टिव भी आ गया, और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। इन तीनों जगह पे जहां जहां हमारी ओपनिंग्स है, मतलब कुल मिला के पूरी बॉडी की जितनी भी ओपनिंग्स है, चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल की तरफ से ओपनिंग्स हो, चाहे वो यूरिनोजेनेटल ट्रैक्ट की तरफ से ओपनिंग्स हो, चाहे वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की जगह ओपनिंग हो, इन सब जगह की जो ओपनिंग्स है वहां पे कैसी लेयर होगी, म्यूकस की लेयर। जैसे ही वहां पे कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म घुसने की, एंट्री करने की कोशिश करेगा, कुल मिला के ये हमारी बॉडी की क्या है, सेना है। तो जहां जहां से उस देश में लोग घुस सकते हैं, वहां वहां हमने क्या बैठा दिया, आर्मी। जहां जहां हमारी बॉडी के अंदर कोई घुस सकता है, वहां वहां हमने कौन बैठा दिया, लिम्फोसाइट। हाँ या ना। तो ये मॉल्ट क्या है, म्यूकोसा से रिलेटेड टिश्यू है, जो कहां कहां पाया जाता है, और में, और मतलब एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग्स में, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट की ओपनिंग में, और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की ओपनिंग में। हाँ या ना, इतनी सारी ओपनिंग्स हैं। अब उसके बाद देखो आगे बात करें तो पियर्स पैच ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। उसके बाद आपके टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स, अरे हाँ या ना। और लिम्फ की जो नोट्स होती हैं, लिम्फ नोट्स, इन सब जगह ये क्या होता है, स्टोर। चाहो तो याद रखना, चाहो तो मत याद रखना, कोई मतलब नहीं है। ये सारी कहानी हो गई आपकी। ये देखो लिम्फोइड टिश्यू, गॉल्ट, गॉल्ट मतलब जो गट में होगा, एलिमेंट्री कैनाल में होगा, वो मैंने आपको सिंपली बता दिया। स्प्लीन एक्ट एज ब्लड बैंक, एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मैंने बताया था रिजर्वायर। स्प्लीन को याद आया। हेल्प इन प्रोसेसिंग आरबीसी हीमोग्लोबिन, आरबीसी को बनाने में और हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है, बनाता नहीं है। बनाएगा कौन, बोन मैरो, पता है ना। खैर, एडिनोइड रेटिकुलर लिम्फेटिक नोड्स याद रखो, बस कहाँ कहाँ होता है एक आध नाम याद रखो। टॉन्सिल में मिलेगा, ऑलरेडी आपको बता दिया, थाइमस में मिलेगा, लिम्फ नोड अलग अलग जगह, स्प्लीन में होगा, पियर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स जानते हो, वहां होगा। बस ये आप अलग से एग्जांपल्स लिख लेना, बाकी कुछ मत आप याद रखना। ये देखो, पीपीटी बनाने का एक मकसद होता है।
अरे हाँ या ना? ठीक। तो ये सब अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना, 12th में आओगे तो सब दोबारा डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा, टेंशन मत लेना। अभी आप इतना चाहो तो लिख सकते हो कि लिम्फेटिक नोड्स कहाँ कहाँ होती हैं, ये आपको यहां से मिल जाएगा डायग्राम से। कहानी हो गई समाप्त। डन। लिम्फेटिक सिस्टम समझ में आ गया, लिम्फोइड ऑर्गन समझ में आ गया बेटा? कितने प्रकार का होता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन कौन आएगा? बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो क्या बनाएगा? बी लिम्फोसाइट। थाइमस क्या बनाएगा? टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कौन करेगा? बोन मैरो। टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कौन करेगा? दोनों। दोनों दोनों, हाँ या ना? प्राइमरी का काम होता है ओरिजिन मैचुरेशन, सेकेंडरी काम होता है स्टोरेज। स्टोरेज हर वहां जगह होगा जहां से कोई दुश्मन घुस सकता है, हाँ या ना? ये हमारा, हमारी बॉडी हमारा देश है पूरा, ऐसा समझो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पूरा चैप्टर उसी पे डिपेंड है। हमारी बॉडी हमारा देश है। अच्छा सोचो ना, जहां जहां से एंट्री वहां वहां पे आर्मी बैठा दी। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिन वाला रास्ता, जेनाइटल्स वाला रास्ता, रिस्पिरेटरी वाला रास्ता। अरे हाँ या ना? ठीक। और बाकी बचा स्मॉल इंटेस्टाइन में गंदगी पहुंच गई मान लो, अपेंडिक्स में हो गया, टॉन्सिल्स है, लिम्फ नोड्स हैं, तो इन सब जगह हमारी सेना बैठी हुई और सेना दम से उड़ा देगी। बात क्लियर? अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लो। अब हमें पढ़ना है, अब इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट होते हैं। अभी तो नहीं पढ़ सकते। अब अभी हमने सिर्फ इस चैप्टर का बेसिक पढ़ा है, कैसे ब्लड होता है, क्या ब्लड होता है, क्या ब्लड ग्रुपिंग होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। अब हमको पढ़ना है सर्कुलेटरी पाथवे, ब्लड फ्लो कैसे करता है। चैप्टर आधा खत्म हो गया। बॉडी फ्लूइड्स, फ्लूइड खत्म, फ्लूइड की क्लॉटिंग खत्म, फ्लूइड का सारा सिस्टम खत्म, लिम्फ खत्म, सब खत्म। बॉडी फ्लूइड दो बताया था, ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ खत्म। अब उसके बाद क्या बताया था? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अब हमें पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब हम वर्टिब्रेट से, वर्टिब्रेट में फिश आता है, एम्फीबिया आता है, रेप्टाइल आता है, बर्ड आता है, मैमल आता है। इन सब में कैसे ब्लड फ्लो करता है, किसका हार्ट कैसा होता है, किसके हार्ट में चैम्बर कैसा होता है। खड़ा हो जाओ। नहीं नहीं, हीरो, हाँ खड़ा हो जाओ। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू, धन्यवाद। एक दो क्वेश्चन बता दो पहले। नीट 2021 जो आंसर देख के बोलेगा समझ लेना, जल्दी बताइए। क्वेश्चन पढ़ लेना, नहीं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। कि भेजा गया है, हाँ। अरे फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में एक्टिवेट करने वाला कौन होगा? थ्रोम्बोकाइनेज। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्या? फाइब्रिनोजन को फाइबर, फाइब्रिनोजन एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन एल्ब्यूमिन, अच्छा ठीक है। फ्रॉम देना, सॉरी सॉरी। फाइब्रिनोजन ये प्लाज्मा प्रोटीन है ना, तीसरी वाली? ठीक। ओके ओके। कभी तुमने ऐसा लिखा हुआ देखा मेरी पीपीटी में, कौन सा नीट आया, कौन सा एनसीईआरटी का है, कौन सा कहाँ का है? नहीं ना। सब अब लिखना पड़ता है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठाया। अब ये नहीं बता पाओगे। सीरम, क्योंकि प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर बराबर सीरम। बाहर आ जा बेटा।